चलिए स्टार्ट कर रहे हैं क्लास। आज की क्लास पे एक चैप्टर 4 का एक क्विक रिवीजन करना है। काफी सारे बच्चों से बात हो रही थी तो मोस्टली पीपल आर सेइंग कि चैप्टर 4 हमें मुश्किल लग रहा है। चैप्टर 4 थोड़ा बड़ा चैप्टर भी है, बहुत सारे फॉर्मूले, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं इसमें। तो एक बार क्विकली इसको रिवाइज करते हैं, फिर कुछ क्वेश्चंस भी ट्राई करेंगे। चलिए ठीक है, चैप्टर 4 नाम है इसका मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। आप लोगों को मैंने बोला था हर चैप्टर की आपने फॉर्मूला लिस्ट जरूर बनानी है। पेपर में बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे जो डायरेक्टली फॉर्मूला में वैल्यू डाल के हो जाएंगे, पर अगर फॉर्मूला ही नहीं पता तो फिर कुछ भी नहीं कर सकते आप उसमें। तो फॉर्मूले आपको इस चैप्टर में, अब हमारे सिलेबस का जो फर्स्ट टर्म का सिलेबस है ना, ये हमारा सबसे बड़ा चैप्टर और इसमें सबसे ज्यादा फॉर्मूले हैं और फॉर्मूले ऐसे हैं कि कंफ्यूजन क्रिएट होता है। आप आपको फॉर्मूला तो याद होगा पर आप ये नहीं समझ पाओगे कि ये वाला फॉर्मूला लगाना था कुछ, आप कोई और फॉर्मूला लगा दोगे, बाद में रियलाइज करोगे मेरे को तो सही फॉर्मूला पता था पर ये नहीं समझ में आया कि ये वाला फॉर्मूला लगेगा। तो उसीलिए एक बार चैप्टर को ना गो थ्रू करते हैं, क्या क्या टॉपिक्स हैं इसमें, फिर कोई कंसर्न होगा तो वो भी देखेंगे। सबसे पहले इस चैप्टर में जो फॉर्मूला आता है वो है फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल। अगर आपके पास कोई चार्ज पार्टिकल है Q और उसको आप मैग्नेटिक फील्ड में फेंकते हैं तो उस पार्टिकल पे फोर्स लगता है QV क्रॉस B। और इस चैप्टर में बहुत सारे फॉर्मूले राइट हैंड रूल पे बेस्ड, जैसे कि ये वाला है F इज इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी। अब देखो कई बार क्या होता है, फॉर्मूला ही आपको खुद याद दिला देगा कि ये किस चीज का फॉर्मूला। अगर आपके पास ये फॉर्मूला लिखा हुआ है F इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी और आप भूल गए कि ये फॉर्मूला किस चीज का, तो इसमें आने वाले टर्म्स देखिए। Q इज द चार्ज पार्टिकल, V वेलोसिटी है, B मैग्नेटिक फील्ड है। यानी किस चीज का फॉर्मूला होगा, ये चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है वेलोसिटी से मैग्नेटिक फील्ड में, तो ऑब्वियसली ये मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला तो होगा नहीं। चार्ज पार्टिकल किसी वेलोसिटी से मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है तो ये मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला थोड़े ना हो। तो थोड़ा बहुत आप रिकॉल कर सकते हैं कि ये किस चीज का फॉर्मूला है उसमें आने वाले टर्म्स को देखकर। अच्छा, अब जब आप इसको खोलते हैं, लिखते रहना साथ साथ, एक रिवीजन पेज खोल लो नया, उसको लिखते रहना जो भी करा, क्यू बी बी साइन। इस फॉर्मूले पे बेस्ड हमारे कुछ डिफरेंट केसेस थे कि पार्टिकल किस किस शेप में मूव करेगा जब उस पे फोर्स लगेगा। तो हमारे कुछ केसेस थे। सबसे पहला केस था अगर वो थीटा 0 पर आता है, पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में एंटर कर रहा है और उसकी जो वेलोसिटी है और मैग्नेटिक फील्ड है दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री। कोई बता सकता है इस केस में कितना फोर्स लगेगा पार्टिकल पे? व्हाट विल बी द फोर्स? जीरो। फॉर्मूले से देख सकते हैं इसमें फोर्स 0 लगेगा तो वो स्ट्रेट चला जाएगा, स्ट्रेट अनडिविएटेड, सीधा निकल जाएगा, उस पर कोई असर मैग्नेटिक फील्ड का नहीं होगा। अच्छा, दूसरा केस था जब थीटा 90 डिग्री, जब थीटा 90 डिग्री है फॉर्मूले से देखिए फोर्स लगेगा QVB और राइट हैंड रूल से इसकी डायरेक्शन निकाली थी सर्कुलर। हमने देखा था कि ये फोर्स एक्ट करता था सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह। सेंट्रीपिटल फोर्स का काम होता है सिर्फ डायरेक्शन को चेंज करना, ना ही स्पीड बढ़ेगी ना ही स्पीड कम होगी। पार्टिकल ऐसे जा रहा था, ऊपर मुड़ेगा इधर मुड़ेगा, पार्टिकल विल मूव इन अ सर्कल। और बहुत इंपॉर्टेंट बात क्या थी यहाँ पे कि उसकी स्पीड सेम रहे। अगर उसकी स्पीड 10 मीटर पर सेकंड थी जिस स्पीड से वो आया था, उसकी स्पीड 10 मीटर पर सेकंड ही रहेगी। ठीक है ना? यहाँ पे एक चीज और याद दिलाते हैं, मेरे को बताइए अगर मैं पूछूं वेलोसिटी कांस्टेंट होगी या नहीं? नहीं होगी सर। नो सर, वेक्टर क्वांटिटी डायरेक्शन चेंज हो रही है। वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी आती है। हालांकि मैग्नीट्यूड तो कांस्टेंट है और डायरेक्शन तो बदल रही है ना, तो वेलोसिटी इज नॉट कांस्टेंट। चलो बताओ, काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट होगी क्या?
यस सर। यस सर। यस सर। हाफ एम वी स्क्वायर फॉर्मूला होता है, काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट होगी क्या? यस सर। यस सर। हो ही नहीं रहा। और क्या ये वी क्या चीज है ये? मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड है सर। हाँ, वैसे भी पता करो, काइनेटिक एनर्जी स्केलर क्वांटिटी है, तो यहाँ पे मैग्नीट्यूड ही डलेगा, डायरेक्शन नहीं डलेगी। तो ये तो सिर्फ स्केलर क्वांटिटी है, इसमें डायरेक्शन का तो कोई लेना देना ही नहीं है, तो काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट रहेगी। अच्छा, अब मैं बात करता हूँ मोमेंटम की। मोमेंटम होता है मास इनटू वेलोसिटी। मोमेंटम कांस्टेंट होगा या नहीं? नो सर। नो सर, मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी। आपको ध्यान क्या रखना है कि क्या चीज स्केलर है, क्या चीज वेक्टर है। स्पीड स्केलर है तो सेम रहेगी, काइनेटिक एनर्जी स्केलर है, सेम रहेगी। वेलोसिटी और मोमेंटम वेक्टर है, क्योंकि डायरेक्शन बदल रही है तो वेलोसिटी आप नहीं कह सकते कि कांस्टेंट है, बिकॉज डायरेक्शन भी आती है। सेम प्रॉब्लम यहां पर भी, मोमेंटम में भी आप नहीं कह सकते इट इज नॉट कांस्टेंट, क्योंकि ये भी एक वेक्टर है। ठीक है ना? तो एमसीक्यू में वो पूछ सकता है आपसे कि क्या चीज कांस्टेंट है, क्या नहीं है। याद रखिए, स्पीड कांस्टेंट रहती है और काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट रहती है। बाकी वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, मोमेंटम कांस्टेंट नहीं है। क्यों कांस्टेंट नहीं है? क्योंकि ये वेक्टर्स हैं, और पार्टिकल जब गोल घूमता है तो डायरेक्शन बदलती है, तो वेलोसिटी बदलती है, मोमेंटम बदलता है। देखो इस बात को, ठीक है ना? अब यहां पर इस केस में हमारे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है न्यूमेरिकल्स के लिए, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट इस चैप्टर पे न्यूमेरिकल, रेडियस का फॉर्मूला। रेडियस इज इक्वल टू पी बाई क्यू बी, जहां पी मोमेंटम है जिसको आप लिखते हैं एम वी बाई क्यू बी, जिसको आप लिख सकते हैं अंडर रूट ऑफ 2 me बाई क्यू बी, जिसको आप लिख सकते हैं अंडर रूट ऑफ 2m3v बाई क्यू बी। आपने देखा होगा असाइनमेंट में अलग अलग टाइप के न्यूमेरिकल्स थे, क्योंकि रेडियस के 4 अलग अलग फॉर्मूले लिखे जा सकते हैं। पहला वाला जो है ये मोमेंटम के टर्म्स में, ये वेलोसिटी के टर्म्स में है, ये काइनेटिक एनर्जी के टर्म्स में है, और ये वोल्टेज के टर्म्स में। बुक में आपको मिले होंगे क्वेश्चंस, तो आपने ये फॉर्मूले याद रखने हैं। पेपर में ये नहीं है कि सोच रहे हैं ये होगा वो होगा, यू हैव टू लर्न दीज रिजल्ट। अब जैसे सपोज करिए मैं ये क्लास ले रहा हूं, मैं आप लोगों को पूरे चैप्टर के फॉर्मूले बता रहा हूं, ठीक है ना? मैं कहीं से देख नहीं रहा, मेरे को याद है, मैंने इतनी बार पढ़ाया हुआ, मेरे को याद हो गए हैं, तो कहीं से बिना देखे बुक से मैं आप लोगों को चैप्टर के फॉर्मूले सारे लिख के दे रहा हूँ। सेम चीज आपके साथ भी हो जानी चाहिए। अगर मैं आपको बोलूं किसी दिन कि खाली शीट दूं मैं आपको कि चैप्टर 4 में जो कुछ भी है, चैप्टर 4 में मैंने जो कुछ भी पढ़ाया है उसको पूरा समराइज कर दो, तो बिना बुक से देखे, बिना कहीं से रेफर करे, आप उस चैप्टर में आने वाले सारे फॉर्मूले लिख पाओ। तो उस तरीके से उस चैप्टर को याद कर लीजिए कि उसमें आने वाली सारी चीजें आपको याद हो। अच्छा, ये हमारे कुछ फॉर्मूले थे, और एक टाइम पीरियड का फॉर्मूला है 2πm/qb, और फ्रीक्वेंसी होती है 1 टाइम पीरियड। टाइम पीरियड के अलग अलग फॉर्मूले नहीं, टाइम पीरियड का हमारा एक ही फॉर्मूला है, क्योंकि आप देख रहे हैं इसमें वेलोसिटी नहीं आती, ना इसमें रेडियस आता। वेलोसिटी और रेडियस नहीं आ रही। आप पार्टिकल को तेज फेंकोगे या हल्के फेंकोगे, उसको घूमने में जो टाइम लगेगा वो बराबर ही लगेगा। फॉर्मूले में देखिए ना, टाइम पीरियड डिपेंड कर रहा है पार्टिकल के मास पे, उसके चार्ज। मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया कि मैग्नेटिक फील्ड में एक प्रोटॉन को फेंका गया है v की स्पीड से, और प्रोटॉन को फेंका गया है 2v की स्पीड। सुनिएगा प्लीज, एक प्रोटॉन को, दो प्रोटॉन्स हैं, एक प्रोटॉन को v की स्पीड से फेंकते हैं, एक प्रोटॉन को 2v की स्पीड से फेंकते हैं। इसका नाम दे देते हैं a, इसका नाम दे देते हैं b। किसका सर्कल बड़ा होगा या बराबर होगा, बताओ? मैग्नेटिक फील्ड में B का बड़ा होगा। बी का बड़ा होगा। मैग्नेटिक फील्ड में ये सर्कल बनाएंगे ना, किसका सर्कल बड़ा होगा, यानी किसका रेडियस ज्यादा होगा, तो हम रेडियस के फॉर्मूले पे आएंगे,
और वेलोसिटी वाला फॉर्मूला देखेंगे, रेडियस वेलोसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इसकी वेलोसिटी डबल है तो यानी इसका सर्कल बड़ा होगा, इसका छोटा होगा। यहाँ छोटा सर्कल होगा, यहाँ बड़ा सर्कल। ये पार्टिकल जो है छोटा सर्कल बनाएगा, ये बड़ा सर्कल बनाएगा। अगर इसका रेडियस r है तो इसका रेडियस 2r डबल होगा सीधा, क्योंकि वेलोसिटी डबल है तो रेडियस भी डबल। अच्छा, अब मैं बात करता हूँ अगर टाइम पीरियड की। इसको ऑर्बिट करने में टाइम t लगता है अगर, तो इसको ऑर्बिट करने में टाइम कितना लगेगा? बोलो। सेम टाइम लगेगा। टाइम विल बी द सेम। टाइम आपका जो है वो उसकी इनिशियल स्पीड पे डिपेंड नहीं करता। देखिए इसमें इनिशियल स्पीड नहीं आती है, तो इट विल टेक, बोथ ऑफ देम विल टेक द सेम टाइम टू कंप्लीट द सर्कल। तो इस तरीके के छोटे छोटे क्वेश्चंस आ सकते हैं। आपको बस क्या पता होना चाहिए? फॉर्मूला पता होना चाहिए। अब किसी बच्चे को टाइम पीरियड का फॉर्मूला ही नहीं याद, कर ही नहीं सकता वो क्वेश्चन। वो सोचेगा कि ये वाला बड़ा सर्कल है तो टाइम ज्यादा लगेगा। जब तक आपको फॉर्मूला नहीं पता आप क्वेश्चन नहीं कर सकते। तो आपको ये सारे फॉर्मूले याद होने चाहिए, ठीक है ना? अच्छा, एक चीज और इसमें पूछी जा सकती है, वर्क डन। वर्क डन बाय द मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड का वर्क डन हमेशा 0 होगा। कैसे आया ये? वर्क डन के लिए मैं यूज कर रहा हूं वर्क एनर्जी थ्योरम, हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम वी स्क्वायर। वर्क एनर्जी थ्योरम कहती है वर्क डन इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। अभी देखिए काइनेटिक एनर्जी तो क्या ही थी, काइनेटिक एनर्जी तो कांस्टेंट थी। पार्टिकल की स्पीड तो बढ़ नहीं रही, तो v और u तो सेम ही होंगे। पार्टिकल की स्पीड तो पहले भी 10 थी, बाद में भी 10 है, बाद में भी 10 है। u और v तो सेम ही है, ये टर्म्स कट जाएंगे। मैग्नेटिक फील्ड वर्क डन नहीं करेगा, ठीक है ना? ये सब कुछ आपकी बुक में दे रखा है, पर आपको याद करना है, और एक बार में याद नहीं होगा। आप सोचते हो चलो मैंने एक बार पढ़ लिया, वीडियो देख लिए, लिख लिया, आप ऑटोमेटिकली आप थोड़े दिन में भूल जाओगे। या जब बोर्ड एग्जाम का प्रेशर आएगा उस टाइम पे एग्जाम हॉल में बैठे होगे तो आधी चीजें तो वैसे ही याद नहीं आएंगी, बिकॉज ऑफ द नर्वसनेस। होता क्या है, अभी आपको लगता है हाँ मैंने पढ़ लिया, मेरे को तो याद है, मैं बता दूं, पर उस टाइम एटमॉस्फेयर डिफरेंट होगा। यू विल बी सिटिंग इन द एग्जामिनेशन हॉल, और वो आपका कोई 11th का एग्जाम नहीं है, इट इज योर बोर्ड एग्जाम। एक्सटर्नल एग्जामिनर आया हुआ होगा वहां पे, बिकॉज ऑफ नर्वसनेस आधी चीजें आप वैसे ही भूल जाएंगे। और 1.5 आवर का पेपर है, सबसे बड़ी तो प्रॉब्लम ये है। आधे घंटा तो बच्चों को सेटल डाउन होने में लगता था, शुरू का आधा घंटा तो सेटल डाउन होने में लगता है। होगा क्या, आधा घंटा सेटल डाउन होने में लगेगा, आधा घंटा पेपर करोगे, उसके बाद आधा घंटा एंड कर कि ये डर लगा रहेगा खत्म होने वाला है पेपर। लास्ट का हाफ एन आवर तो वैसे ही वेस्ट हो जाता है कि खत्म होने वाला है, टाइम खत्म हो रहा है, टाइम खत्म हो रहा है, इतने सारे क्वेश्चन रह गए, उस चक्कर में दिमाग नहीं चलेगा। तो छोटा 1.5 आवर के पेपर में आपका टाइम लॉस ज्यादा होगा, क्योंकि सेटल होने में टाइम लग जाएगा, एंड में डर जाओगे फिर टाइम खत्म होने वाला है, तो सब कुछ भूल जाओगे आप लोग। अगर अच्छी तरीके से याद नहीं करा हुआ ना, यू विल फॉरगेट द रिजल्ट, मिक्सअप कर दोगे फॉर्म में। तो प्लीज हर चैप्टर का, जैसे मैं इस तरीके से बता रहा हूँ ना बोर्ड पे, आप सोचो आपने इसी तरीके से उसके रिवीजन नोट्स अपने आप बना, एक बार बुक से देख के बना लीजिए, फिर थोड़े दिन बाद उसी के रिवीजन नोट्स बिना देखे बनाइए, और देखिए कोई चीज फिर बाद में मिस तो नहीं कर रहे। बात को मानिए, क्योंकि ये प्रॉब्लम्स बच्चों के साथ होती हैं हर बार। बहुत बच्चे बोर्ड एग्जाम देकर जब आते हैं बाद में कहते हैं कि मेरे को तो याद था, बाद में याद आ गया, उस टाइम याद नहीं आ रहा था। उस टाइम एटमॉस्फेयर डिफरेंट होगा, नर्वस होंगे आप, बोर्ड एग्जाम का प्रेशर होगा, बहुत चीजें भूल जाएंगे। तो प्लीज लिख कर याद करिए, ठीक है ना? अच्छा, अब इसका तीसरा केस देखते हैं, थीटा इक्वल टू 90 के बाद। थीटा बिटवीन 0 एंड 9, कोई बीच का एंगल है, 30 डिग्री का एंगल है। लेट अस से पार्टिकल जो है मैग्नेटिक फील्ड में इंक्लाइंड एंटर करता है। तो इस केस में आपको याद होगा मैंने कंपोनेंट्स लेके उसको एक्सप्लेन करा था कि वो हेलिक्स बनाएगा। हेलिकल से, और हेलिक्स में याद करिए, हेलिक्स में रेडियस का फॉर्मूला हल्का सा फर्क हो जाता था, mv/qb में एक चीज एक्स्ट्रा जुड़ जाती। वेलोसिटी का कौन सा कंपोनेंट है जो सर्कल बना रहा था? v sin थीटा। थीटा।
तो फॉर्मूला होता था mv sin थीटा बाई q, और टाइम पीरियड के फॉर्मूले में कोई फर्क नहीं आया क्योंकि वहां तो वेलोसिटी आई नहीं, तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला सेम ही रहेगा, फ्रीक्वेंसी सेम ही रहेगी। पर एक नई चीज और जुड़ जाती थी, ये डिस्टेंस, हेलिक्स के दो लूप्स के बीच का डिस्टेंस, दिस इज कॉल्ड एज पिच। तो फॉर्मूला याद करो। अब देखो, सपोज करो सिंपल न्यूमेरिकल आ गया पिच, फॉर्मूला नहीं याद तो कुछ भी नहीं कर सकते। पिच का फॉर्मूला होता था डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, इस डायरेक्शन में वाली स्पीड, यानी वेलोसिटी का v cos थीटा कंपोनेंट, v cos थीटा स्पीड, और टाइम सेम फॉर्मूला 2 pi m by q। हो सकता है कैलकुलेशन ना करवाए, वो आपसे सिर्फ फॉर्मूला पूछे। आपको यहाँ पे पिच के अलग अलग फॉर्मूले लिखे होंगे एबीसीडी में। ए में लिखा होगा v sin थीटा इनटू 2 pi m by qb, यहाँ पे लिखा होगा v cos थीटा इनटू 2 pi m by qb। इसी तरीके से अलग अलग फॉर्मूले लिखे हुए, आपको सिर्फ फॉर्मूला मार्क करना हो कौन सा सही। तो कुछ कैलकुलेशन भी नहीं करनी, बस रटा हुआ है फॉर्मूला, याद है तो ठीक है, तो प्लीज याद करिए, ठीक है ना। इस चैप्टर में सर बहुत v cos थीटा के बाद क्या लिखा हुआ है? क्या चीज? सर वो v cos थीटा के बाद क्या लिखा हुआ है, दिख नहीं रहा है यहाँ। 2 pi m by qb टाइम है ना, टाइम। फॉर्मूला क्या होता है पिच का? पिच का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस होता है। व्हाट इज पिच? पिच इज द डिस्टेंस, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। स्पीड कितनी है इस डायरेक्शन में, क्योंकि पिच इस डायरेक्शन वाला डिस्टेंस है, तो स्पीड है v cos थीटा, और इनटू टाइम, टाइम का तो ये वाला फॉर्मूला सेम ही रहेगा, तो 2 pi अपन, हाँ 2 pi m by qb। दे रखे हैं आपकी बुक में फॉर्मूले, फॉर्मूले ये थोड़ा ना पहली बार देख रहे हो तुम लोग, तुमने कॉपी में लिखे हुए भी होंगे, तो आई एम जस्ट रिवाइजिंग, ठीक है। और किस किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं वो आपसे पूछ सकता है। वो आपसे कहेगा एक पार्टिकल है जो मैग्नेटिक फील्ड में 45 डिग्री पे एंटर कर रहा है, क्या शेप होगी उसकी? 4 ऑप्शन दे देगा आपको, स्ट्रेट लाइन, सर्कल, पैराबोला या हेलिक्स। तो कुछ नहीं करना, आपको याद होना चाहिए थीटा बिटवीन 0 90 है तो हेलिक्स बनेगा, क्योंकि बहुत ज्यादा टाइम उस टाइम पे आपके पास होगा नहीं कि आप किसी क्वेश्चन में बहुत ज्यादा टाइम लगा सकते। कोई क्वेश्चन जल्दी हो रहे हैं तो कोई टाइम कंज्यूमिंग हो, जो जल्दी होने वाले हैं उनको जल्दी करना है जिससे कि बचा हुआ टाइम दूसरी जगह लगाया जा सके, ठीक है। तो इस चैप्टर में पहला जो कॉन्सेप्ट है वो इस फॉर्मूले से है, ये फॉर्मूला और ये 3 केस, ठीक है ना। दिस इज द फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग ऑफ दिस चैप्टर, बना लीजिए पूरा। अच्छा आगे बढ़ते हैं। अब इसी कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाते हैं। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड भी होता, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड भी होता, पार्टिकल के ऊपर एक्ट कर रहा होता, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी फोर्स लगाता। मैग्नेटिक फील्ड तो लगा ही रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी लगाता, और इलेक्ट्रिक फील्ड के फोर्स का फॉर्मूला होता है Q। टोटल फोर्स जो लगता है, जिसको हम लॉरेंट्ज फोर्स भी बोलते हैं, वो होता QE प्लस QV क्रॉस P। और जरूरी नहीं है कि ये हमेशा ऐड हो, अभी वेक्टर साइन लगे हुए हैं इसलिए मैंने ऐड लिखा हुआ, हो सकता है दोनों की डायरेक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऊपर लग रहा हो, मैग्नेटिक फोर्स नीचे लग रहा हो, तो दोनों सब्ट्रैक्ट हो जाए। ऐसी एक डिवाइस भी हमने पढ़ी है, वेलोसिटी सिलेक्टर, जो भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, वेलोसिटी सिलेक्टर इज अगेन इंपॉर्टेंट। इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या कोई एक फोर्स नीचे लगता है, दूसरा ऊपर लगता है। अगर ये सपोज करो QE नीचे लग रहा है और QV भी ऊपर लग रहा है, अगर QV भी बड़ा होगा, यहां से आपने पार्टिकल फेंका, QV भी बड़ा होगा तो पार्टिकल ऊपर मुड़ जाएगा, QE बड़ा होगा तो वो नीचे मुड़ जाएगा। और सामने दीवार है और उसमें एक ओपनिंग है जो बिल्कुल सामने यहां पर, तो पार्टिकल अगर नीचे मुड़ गया तो दीवार पे टकरा जाए, ऊपर मुड़ गया तो भी दीवार पे टकरा जाए। वो बाहर सिर्फ तभी आ पाएगा अगर वो सीधा जाता, और वो सिर्फ तभी पॉसिबल होगा
अगर क्यू ई की वैल्यू क्यू बी बी के बराबर है, यानी कंडीशन होनी चाहिए वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल शुड बी, अगर वेलोसिटी ई बाई बी के बराबर है तो वो पार्टिकल सीधा बाहर आ जाएगा। इस पे न्यूमेरिकल आ सकते हैं, किसी भी कोई फॉर्मूला ऐसा लगता है आपको कि इस पे तो नहीं पूछेगा, चलिए छोटा सा फॉर्मूला है वो पेपर में उसी पे पूछ ली, कोई भी एक भी फॉर्मूला जो चैप्टर में आया है उसको छोड़ना नहीं है, किसी को ऐसा नहीं मानना कि ये कम इंपॉर्टेंट, तो सारे चीजें याद करनी है और कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। ये नहीं कि बस फॉर्मूला रट लिया, वो भी गलत बात है कि सिर्फ फॉर्मूला रट लिया पर पता ही नहीं कि होगा क्या, थोड़ा सा बदल गया क्वेश्चन। अब सपोज करो मैं बदल देता हूँ क्वेश्चन, एक बच्चा था वो फॉर्मूला रट गया, क्या प्रॉब्लम, उसने रट लिया फॉर्मूला वेलोसिटी सिलेक्टर का फॉर्मूला। अब सपोज करो यही केस आ गया, यही फिगर आ गई आपकी केस स्टडी, ठीक है ना, ये कहता है ऊपर जाना इसको बोलेंगे ए, सीधे जाना इसको बोलेंगे बी, नीचे जाने को बोलेंगे सी, ठीक है ना। ए बी सी मैंने आपको 3 केसेस बताए हैं, ए का मतलब ऊपर जा रहा है, बी का मतलब सीधा जा रहा है और सी का मतलब नीचे जा रहा है। क्वेश्चन आया, मान लीजिए ये सब फिगर आपको क्वेश्चन में दे रखी है, क्वेश्चन आया पार्टिकल वेलोसिटी ग्रेटर देन ई बाई बी, चलिए बताइए ए होगा बी हो, बोलिएगा नहीं चैट बॉक्स, पार्टिकल की वेलोसिटी ई बाई बी से बड़ी है, बताइए। अभी भी बहुत बच्चे सही आंसर नहीं कर पाए। पार्टिकल की वेलोसिटी ई बाई बी की वैल्यू से बड़ी है, वेलोसिटी इज ग्रेटर देन ई बाई बी। अच्छा अगर वेलोसिटी ई बाई बी के बराबर होती तब चलो आसान है, चलो ये बताओ अगर ई बाई बी के बराबर होती तो दोनों फोर्सेस कट जाते, तब तो ऑप्शन, तब तो बी हो जाता, तब तो बी होता क्योंकि वो सीधा चला जाता, पर हमें उसने दिया है वेलोसिटी ई बाई बी से बड़ी है। अब रट के चले जाओ क्या कर लोगे, जो बच्चा रट के गया वो कुछ नहीं कर पाएंगे, वो तो बस यही सोचेगा ई बाई वेलोसिटी सिलेक्टर मतलब सीधा, जो रट के गया है बस उसके लेके आए वेलोसिटी सिलेक्टर नाम आया या नहीं सीधा, वो बी रिप्लाई करेगा भी। अब आप देखिए उसकी वेलोसिटी बड़ी हो गई है, वेलोसिटी अगर बड़ी है तो कौन सा फोर्स बढ़ेगा, क्यूबीबी या क्यूई? क्यूई। अरे वेलोसिटी बड़ी है यार, वेलोसिटी बढ़ गई, सर क्यूबीबी। टू वी बी। इसमें तो वेलोसिटी आई नहीं रही, कैसे बड़ा हो जाएगा, ए होगा। समझ नहीं आ रही। अगर आप वेलोसिटी को ई बाई बी से बड़ा कर रहे हो, ग्रेटर, ये साइन समझो ना, ग्रेटर, वेलोसिटी बड़ी है, वेलोसिटी बड़ी है, यहाँ पर वेलोसिटी बढ़ गई तो यानी क्यूबीबी वाली टर्म बड़ी हो गई, क्यूबीबी वाली टर्म बड़ी हो गई तो पार्टिकल ऊपर मुड़ जाएगा, यानी ऑप्शन ए होगा। अगर उसकी वेलोसिटी ई बाई बी से छोटी होती यानी मैग्नेटिक फोर्स छोटा हो जाता, अब मैग्नेटिक फोर्स आपका छोटा हो जाता, मैग्नेटिक फोर्स छोटा हो गया तो ऑटोमेटिकली यानी ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बड़ा हो गया, अब वो पार्टिकल नीचे चला गया। तो क्वेश्चंस ये नहीं है कि डायरेक्ट फॉर्मूला लगाने पे आएंगे, कुछ क्वेश्चन सोचना भी होगा। अब ये रट के क्या कर लिया आपने, ई बाई बी रट के क्या कर लिया, क्वेश्चन में अप्लाई भी तो करना है ना कि उससे बड़ी वेलोसिटी पे क्या होगा, छोटी वेलोसिटी पे क्या होगा, सारे केसेस पता होने चाहिए। आप लोगों को मैंने ऑलरेडी मटेरियल प्रोवाइड करा है, उसमें काफी क्वेश्चंस हैं और उसको प्रॉपर जिस तरीके से बताया था उस तरीके से करोगे तो ही फायदा होगा, अदरवाइज तो क्वेश्चंस तो आपको हजारों मिल जाएंगे, पर जिस तरीके से अटेम्प्ट करने का तरीका आपको उस दिन समझाया था उसी तरीके से करेंगे तो बहुत बेहतर, ठीक है ना। तो हमारा
इस चैप्टर का नेक्स्ट लॉजिक है मैग्नेटिक फोर्स प्लस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड वेलोसिटी से लिखता है, इस पे बेस्ड क्वेश्चन। सिर्फ मैग्नेटिक फोर्स नहीं होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी आ जाएगा, वेलोसिटी सिलेक्टर वाला कॉन्सेप्ट आएगा, ठीक है ना। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। एक चीज और इसमें इंपॉर्टेंट बताते हैं इसी फॉर्मूले में। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जैसे है QE, इसकी डायरेक्शन निकालना बहुत आसान है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की जो डायरेक्शन होगी दैट विल बी सेम एज द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। F की जो डायरेक्शन होगी वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के बराबर ही होगी। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे की तरफ है तो फोर्स भी नीचे लगेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर की तरफ है तो फोर्स भी ऊपर लगेगा। जो डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की है वही फोर्स की। पर यहां थोड़ा सा मुश्किल है, यहां आपको राइट हैंड रूल से डायरेक्शन निकालनी पड़ेगी। फर्स्ट फिंगर वेलोसिटी, सेकंड फिंगर मैग्नेटिक फील्ड और थंब हमें देगा फोर्स की डायरेक्शन, ठीक है ना। आइए, जब आप लोग आएंगे क्लास के लिए तो और अच्छा आपको समझ में आएगा कि राइट हैंड रूल किस तरीके से लगाते हैं। तो जब आप लोग चैप्टर 4 का इस वीक रिवीजन करोगे, इस वीक हमारे 2 चैप्टर्स हैं, चैप्टर 3 और चैप्टर 4। जब आप रिवीजन करेंगे चैप्टर 4 में राइट हैंड रूल रिवाइज करिएगा, और डिफिकल्टी आ रही है अगर उसमें तो आके पूछिए। जब आओगे और बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। ऑनलाइन में हो सकता है उतना क्लैरिटी ना आए कि कैसे घुमाना है, कैसे रखना है, ठीक है ना। पर जब आएंगे तो आपको बहुत अच्छी तरीके से समझाएंगे कि फर्स्ट फिंगर किधर रखनी है, सेकंड किधर रखनी है, और फोर्स की डायरेक्शन कैसे निकालनी है। जहां पर भी क्रॉस प्रोडक्ट लगता है, एक चीज याद रखना, कोई कहता है, ये भी बहुत बच्चों का डाउट होता है, कोई कहता है कई बार स्क्रू रूल लगाते हैं, कई बार राइट हैंड थंब रूल लगाते हैं, कई बार राइट हैंड रूल लगाते हैं, कई बार लेफ्ट हैंड रूल होता है, कई बार फ्लेमिंग रूल होता है। हम यही नहीं समझ पाते कि कौन सा रूल लगेगा। एक सिंपल सा आंसर, सिर्फ 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 एक रूल। इस राइट हैंड रूल को आप राइट हैंड स्क्रू रूल भी बोल सकते हैं, राइट हैंड थंब रूल भी बोल सकते हैं, या सिर्फ राइट हैंड रूल भी बोल सकते हैं। सिर्फ एक ही चीज होती है, सिर्फ राइट हैंड रूल होता है। लेफ्ट वाला जो है, कभी भी आप सुनो ना लेफ्ट हैंड रूल, या आप सुनो फ्लेमिंग रूल, ये सब गलत नहीं है, ये सब शॉर्टकट है। पर कहने की बात है ये ज्यादा मुश्किल है। शॉर्टकट तो है ये, पर ये मुश्किल है, कंफ्यूज कर देंगे, भूल जाइए इनको। कहीं कोई भी क्वेश्चन अगर आ जाता है डायरेक्शन का, चाहे ये फॉर्मूला हो चाहे कोई भी फॉर्मूला हो, वो राइट हैंड रूल से हो ही जाएगा। राइट हैंड रूल इज द सही तरीका, इट इज द करेक्ट मेथड। फ्लेमिंग ने शॉर्टकट बना दिए, वो सब छोड़ दो, सही तरीके से करो क्वेश्चन को, ठीक है ना। राइट हैंड रूल बस एक ही रूल है, सिर्फ एक रूल है। जहां कहीं भी आप क्रॉस प्रोडक्ट देखें, पहली चीज तो जहां कहीं भी क्रॉस प्रोडक्ट देखेंगे वहां पर जो रिजल्टेंट होगा उसकी डायरेक्शन निकालने के लिए राइट हैंड रूल लगेगा। इस चैप्टर में कई सारे फॉर्मूले हैं जहां क्रॉस प्रोडक्ट था, तो उन सारी जगहों पर जो भी रिजल्टेंट है उसकी डायरेक्शन निकालने के लिए राइट हैंड रूल लगेगा। कोई कहता है F=QE में क्यों नहीं लग रहा राइट हैंड रूल, यहाँ क्रॉस प्रोडक्ट ही नहीं है। राइट हैंड रूल बना ही सिर्फ किसके लिए है, राइट हैंड रूल आपका मैथ्स का रूल है, वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट का रूल है ये, बस फिजिक्स कुछ नहीं है इसमें। जहां पर भी क्रॉस प्रोडक्ट आता है वहां पर राइट हैंड रूल से डायरेक्शन निकालते हैं, ठीक है ना। अगर नहीं समझ में आ रहा होगा आप लोगों को तो इसके लिए आप लोग अलग से मेरे से टाइम ले लीजिएगा इस वीक में। आई विल एक्सप्लेन की राइट हैंड रूल वाले क्वेश्चंस कैसे करें। और इस राइट हैंड रूल की एक प्रॉपर्टी भी होती है कि जो रिजल्टेंट आएगा वो इन दोनों वेक्टर्स के परपेंडिकुलर आएगा। फोर्स जो होगा वो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर लगेगा, जरूर लगेगा ही लगेगा परपेंडिकुलर, और फोर्स जो होगा वो मैग्नेटिक फील्ड के भी परपेंडिकुलर होगा। इट इज नॉट नेसेसरी, बच्चे ये भी कंफ्यूज होते हैं, ये दोनों जरूरी नहीं है आपस में परपेंडिकुलर। इनके बीच में तो एंगल थीटा लेते हैं ना जब इसको बोलते हैं QVB sin थीटा,
थीटा होता है ना वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल। 0 भी हो सकता है, स्ट्रेट चला जाएगा, 90 भी हो सकता है, 0 से 90 के बीच में भी हो सकता है। तो वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड जरूरी नहीं है परपेंडिकुलर हो, ये तो कुछ भी एंगल पे हो सकते हैं, पर फोर्स और वेलोसिटी जरूर परपेंडिकुलर होंगे, फोर्स और मैग्नेटिक फील्ड जरूर परपेंडिकुलर। अगर मैं ऐसे लिखता हूं, लिखो z इज इक्वल टू एक्स क्रॉस वाई, z इज इक्वल टू एक्स क्रॉस वाई, तो कौन किसके परपेंडिकुलर जरूर जरूर होगा? तो z परपेंडिकुलर होगा x के और z परपेंडिकुलर होगा y। रिजल्टेंट इसके परपेंडिकुलर होगा और रिजल्टेंट इसके परपेंडिकुलर। ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते, वो तो आप इसको जो खोलोगे x क्रॉस y, एक्स वाई साइन थीटा, थीटा एक्स वाई के बीच का एंगल कुछ भी हो सकता है। दे मे और मे नॉट बी परपेंडिकुलर, पर ये जो है x के परपेंडिकुलर होगा ही होगा और ये y के भी परपेंडिकुलर होगा। ये दोनों आपस में हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते। तो वो आपसे, हमने भी अपने टेस्ट में कई बार पूछा था क्वेश्चन, कौन किसके परपेंडिकुलर होगा, तो बी वेरी क्लियर विद इट, इसको लिख लीजिए, ये x के और ये ही y के भी परपेंडिकुलर होगा। कोई कहता है दोनों के परपेंडिकुलर कैसे हो सकता है, तो ये देखो, मान लो ये x और y है, वही है, ऑनलाइन में इतना आसानी से आपको समझ में नहीं आएगा। ये x और y, ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर नहीं है, देखिए, दे आर नॉट परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ये ऐसे रखें, इनके बीच में कुछ एंगल है, देयर इज सम एंगल, दे आर नॉट परपेंडिकुलर टू ईच अदर। x और y जरूरी नहीं है परपेंडिकुलर, ठीक है ना, पर z जो होगा वो x के भी परपेंडिकुलर होगा और z जो होगा वो y के भी परपेंडिकुलर होगा। तो इस केस में z कैसे बनेगा? z ऐसे, z जो है अगर आप उसको x के साथ देखो, अगर आप उसको x के साथ देखो तो वो इसके परपेंडिकुलर है और y के भी परपेंडिकुलर है, दोनों के परपेंडिकुलर। ये देखिए, जो z है ब्लैक वाला जो है वो दोनों के परपेंडिकुलर है, पर वो दोनों आपस में जरूरी नहीं है परपेंडिकुलर, पर जो रिजल्टेंट आएगा ये x के भी परपेंडिकुलर है और ये y के भी परपेंडिकुलर है। x और y आपस में मे नॉट बी परपेंडिकुलर, पर ये वाला जरूर परपेंडिकुलर होगा x के और ये जरूर परपेंडिकुलर होगा y। ठीक है, छोटी छोटी चीजों पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये हमारा इस चैप्टर का फर्स्ट लॉजिक है, QVB हमारा फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें बहुत सारे टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है ना, QEB लगा दो और वेलोसिटी से। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब ये पूरा हुआ फर्स्ट टर्म। सेकंड इसमें अब फॉर्मूला आता है फोर्स, I/dl क्रॉस P। अब आप भूल गए, आपको फॉर्मूला तो याद आ रहा है, ये फॉर्मूला तो याद आ गया, पर ये भूल गए था किस चीज के लिए, ये कौन से फोर्स का था? फोर्स का तो वो भी है, फोर्स का ये भी है। अब कब कैसे पता लगेगा ये या वो? करंट कैरिंग कंडक्टर के लिए फॉर्मूला ये आपको याद दिला देगा कि वो किस चीज के लिए। वो Q था, ये I है। वो चार्ज पार्टिकल पे लगने वाले फोर्स का फॉर्मूला था जब वो v वेलोसिटी से b मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा था। ये फोर्स एक्टिंग ऑन अ करंट कैरिंग वायर का है जब वो मैग्नेटिक फील्ड में रखा हो, ठीक है ना। तो फॉर्मूले के साथ ये भी लिखा करो कि ये किस चीज के फॉर्मूले हैं, क्योंकि पेपर में क्या हुआ, कई बार तुम्हें फॉर्मूला तो याद आ रहा होगा, ये दोनों याद आ रहे हो, पर ये नहीं समझ पा रहे हो कि वो लगाए या ये लगाए, क्योंकि फर्क नहीं समझ पा रहे हो कि ये कौन से फोर्स का, ये कौन से फोर्स का। दिस इज फोर्स ऑन द चार्ज पार्टिकल, दिस इज फोर्स ऑन द करंट कैरिंग वायर, ठीक है ना। तो इसको भी देखो, राइट हैंड रूल लगेगा इसमें, I into DL into B into sin, ठीक है। इसमें बहुत ज्यादा क्वेश्चंस नहीं आते, पर एक क्वेश्चन आ जाए वो भी बहुत है, ठीक है ना। इस पे क्वेश्चन हमने बुक में दे रखे हैं, कराए भी थे, प्लीज याद रखिएगा। तो ये चैप्टर का सेकेंड पार्ट, छोटा सा पार्ट। इसके बाद आगे चलते हैं, अब मेन हमारा चैप्टर शुरू होता है, इन दोनों फॉर्मूले के बाद हमारा मेन चैप्टर शुरू होता है, जहां ऑरिस्टेड एक साइंटिस्ट था। साइंटिस्ट के नाम इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू में पूछ लेगा वो आपसे, वो पूछ लेगा कि मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट चैप्टर का नाम है, चैप्टर पढ़ रहे हो,
और ये बताओ डिस्कवर किसने करा था? किसने पहली बार ये बताया था कि करंट कैरिंग वायर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है? तो दैट वाज ओरिस्टेड। ठीक है ना। इस चैप्टर में साइंटिस्ट काफी सारे, ओरिस्टेड है, बायोट सवार्ट भी आगे आएगा, एम्पियर भी आएगा, गॉस भी आएगा। तो प्लीज साइंटिस्ट के नाम में कंफ्यूजन मत करना। ठीक है। ओरिस्टेड ने हमें ये बताया था कि करंट कैरिंग वायर अपने चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। कितना करता है पर वो नहीं बताया। तो वो किसने बताया? दैट वाज गिवन बाय बायोट एंड सवार्ट। दो अलग अलग साइंटिस्ट है, बायोट एक है, सवार्ट दूसरा। तो बायोट सवार्ट लॉ, अब अगला इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आता है बायोट सवार्ट लॉ। dB इज इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4 पाई आई dl sin थीटा बाय r स्क्वायर। इसी तरीके से रट लो फॉर्मूला, कि बस एक बार पूछा जाए तो पूरा फॉर्मूला आपको याद। एक जैसे फॉर्मूले हैं। प्रॉब्लम क्या है, पिछली बार भी कहीं कहीं आई dl sin थीटा आ रहा था, फोर्स का फॉर्मूला था आई dl b sin थीटा, यहाँ पर है आई dl sin थीटा म्यू नॉट 4 पाई। तो कंफ्यूजन तो होगा, बिल्कुल बिल्कुल होगा। अभी आगे पिछली बार मैंने टेस्ट में पूछा था एम्पियर सर्किट लॉ, बहुत बच्चों ने लिखा था इंटीग्रेशन ऑफ b डॉट ds इज इक्वल टू म्यू नॉट i, और उसके बाद पूछ रहे थे कि ये तो सही है, हमने गलत क्या है, क्योंकि एक जैसे फॉर्मूले हैं ना। तो प्लीज याद रखेंगे, ठीक है ना, लिखेंगे तभी याद होगा। तो ये बायोट सवार्ट लॉ का फॉर्मूला है, इसका वेक्टर फॉर्म है, ऊपर नीचे हमने r से मल्टीप्लाई डिवाइड करा था, i dl क्रॉस r बाय r। जब तक सेल्फ स्टडी में टाइम नहीं लगाओगे ना, तब तक चीजें याद नहीं। तसल्ली से बैठ के जब चैप्टर रिवाइज करोगे और फॉर्मूला लिस्ट बनाओगे, तब चीजें याद होनी शुरू। जितना जल्दी कर लोगे उतना अच्छा। स्कूल 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 प्रैक्टिकल प्री बोर्ड उसी में लगे रहोगे ना, तो फिर टाइम निकल जाएगा। अच्छा, अब देखिए प्लीज, बायोट सवार्ट लॉ को यूज करके हमारी कई सारी डेरिवेशन सिर्फ एक बार पढ़ लेना, पर रिजल्ट याद कर। सबसे पहला रिजल्ट इन दोनों को यूज करके जो आता है, ये बायोट सवार्ट लॉ का स्केलर फॉर्म है और ये उसका वेक्टर फॉर्म। सबसे पहला रिजल्ट जो आता है वो है सर्कल का, मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ अ सर्कल, B इज इक्वल टू n म्यू नॉट I बाय 2r। ठीक है ना। और इसी से मिलता जुलता एक रिजल्ट है आर्क का। अगर आपके पास पूरा सर्कल नहीं है पर एक छोटी सी आर्क है, करंट कैरिंग आर्क, तो फॉर्मूला होता है n म्यू नॉट I बाय 2r इंटू थीटा बाय 360। 5-6 बार लिख लोगे ना, याद हो जाएंगे। अभी तो टाइम है, कर सकते हो। अच्छा, ये दो रिजल्ट्स थे। फिर तीसरा रिजल्ट जो पढ़ा था वो था इसकी एक्सिस पे। इस पे भी बहुत अच्छे अच्छे टाइप के क्वेश्चन बुक में दे रखे हैं। मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस, n म्यू नॉट I r स्क्वायर अपॉन 2 r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की पावर 3। सिंपल क्वेश्चन आ जाएगा। वो कहेगा एक कॉइल है, कॉइल की एक्सिस पे r डिस्टेंस दूर एक पॉइंट है, वहां मैग्नेटिक फील्ड निकालो। आपको x को r के बराबर डाल के सॉल्व करना। फॉर्मूला ही याद नहीं तो कुछ नहीं कर सकते। ठीक है। तो आप लोगों को याद होगा, मैंने एक बार आपसे पूरा एक पेज पे सारे रिजल्ट्स लिखने के लिए कहा था, जो भी इस चैप्टर के रिजल्ट थे ना मैग्नेटिक फील्ड के, मैंने कहा था एक पेज पे सारे लिखो। तो उसको उसी तरीके से दोबारा उनको बनाओ, तब याद हो। चलो बताओ, कोई जना बताएगा नेक्स्ट बायोट सवार्ट का कौन सा फॉर्मूला था? किस चीज की डेरिवेशन फिर इसके बाद करी थी, इन तीनों के बाद? सोलेनॉइड। सोलेनॉइड। देखो यही होता है, यही होता है, कुछ नहीं आता। सर वो तो एम्पियरल से कर दी थी। हाँ, वो तो एम्पियर सर्किट लॉ से करी थी। अब देखिए आप खुद, आप वायर का फिनाइट वायर। इसके बाद था स्ट्रेट वायर के, इसके बाद स्ट्रेट वायर के। इस तरीके से आपको याद करना है कि अगर आपको अपने किसी फ्रेंड को बताना हो ना, चैप्टर का समरी देना हो, जैसे मैं आप लोगों को बता रहा हूं, उस तरीके से आप अपने किसी दोस्त को बता पाओ, बिना कहीं से देखे, बिना किसी बुक को रेफर किए, सीक्वेंशियल क्या क्या टॉपिक्स कैसे चैप्टर में आते हैं, अपने किसी दोस्त को समझा। ठीक है ना।
दोस्त को पढ़ा दो, उससे आपका बेनिफिट हो जाए। तो इस तरीके से याद करो। तो इनफाइनाइट, सेमी इनफाइनाइट और फाइनाइट वायर, इनफाइनाइट, सेमी इनफाइनाइट और फाइनाइट वायर, इन पे न्यूमेरिकल जरूर आएगा, अलग अलग शेप के केसेस आएंगे। आप देखिए बुक में अलग अलग शेप बनी हुई है। एक केस ऐसा है, यहाँ से सर्कल बन के जा रहा है, एक में ऐसे वाला बना हुआ है, एक में स्क्वायर है, एक में कुछ और डिफरेंट शेप बनी हुई थी, इस तरीके से है। अलग अलग शेप के केसेस और सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना, फॉर्मूले याद होना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। तो ये हमने करे थे रिजल्ट्स बायोट-सावर्ट के फॉर्मूले। सर्कल का सेंटर, आर्क, एक्सिस और स्ट्रेट वायर्स। और भी कोई करा था क्या बायोट-सावर्ट से, बताओ। बताइए, और भी कोई करा था? नहीं सर। ठीक है, क्या करा था फिर? बाकी फॉर्मूले कैसे करे थे बायोट-सावर्ट से? सर एम्पियर एम्पियर सर्किटल सर्किटल लॉ। आगे आता है, क्योंकि बायोट-सावर्ट लॉ कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, तो आगे हमने इसके बाद पढ़ा था एम्पियर सर्किटल लॉ। यहां बहुत बड़ा डाउट है बच्चों। फॉर्मूला था इसका, इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डीएल इक्वल टू म्यू नॉट आई। पेपर में जब पूछा था पिछली बार मैंने, 90% बच्चे बी डॉट डीएस लिख दिए, और इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, होगा, गलती होगी, क्योंकि बी डॉट डीएस कहीं और पढ़ा था हमने, तो वहां का यहाँ लगा दिया आपने, गलती तो होगी। हमने फ्लक्स का फॉर्मूला पढ़ा था, बी डॉट डीएस, वहां से आपने यहाँ लगा दिया। जब तक अच्छी तरीके से रिवाइज नहीं करोगे, मिक्सअप तो हो गई। तो लाइन इंटीग्रल याद रखो, डेफिनेशन, एम्पियर सर्किटल लॉ की डेफिनेशन क्या है? डेफिनेशन कहती है द लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, लाइन इंटीग्रल यानी डीएल, लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ओवर अ क्लोज्ड लूप इन वैक्यूम इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स करंट। और इसके बाद हमने एम्पियर्स लॉ से भी बहुत सारी डेरिवेशंस करी थी। ये लिख लो, फिर मैं इसको मिटा रहा हूँ। 4 डेरिवेशंस हमारी बायोट-सावर्ट की हैं, 1 2 3 4, 4A 4B 4C, 3 पार्ट। इसके बाद कुछ डेरिवेशंस हमने एम्पियर सर्किटल लॉ से करी थी। एम्पियर सर्किटल लॉ से सबसे पहले हमने इनफाइनाइट वायर वाला भी करा, हालांकि वो रिजल्ट हमें ऑलरेडी पता लग चुका था, बायोट-सावर्ट से डिराइव कर चुके थे, पर उसको फिर से डिराइव करके दिखाया था कि सेम रिजल्ट आया। ठीक है, चलिए अब जरा याद दिलाइए मेरे को 5 6 और 7 तीन डेरिवेशंस जो हमने सिर्फ एम्पियर सर्किटल लॉ से ही डिराइव करी। बताइए पहला। सर सोलेनॉइड, सॉलिड सिलेंडर, सॉलिड सिलेंडर, टोरॉइड, क्लोराइड, सॉलिड सिलेंडर, सॉलिड सिलेंडर। सॉलिनॉइड में आपको फॉर्मूला याद करना है, सेंटर का, साइड्स का, और यहाँ पे होता है म्यू नॉट एन आई, यहाँ पे होता है म्यू नॉट एन आई बाई 1/2, और किनारों में होता है 0। ऐसे ही टोरॉइड, और ऐसे ही आपको सॉलिड सिलेंडर, ये बहुत इंपॉर्टेंट। पर ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंपॉर्टेंट वाली चीजें करो, मैंने बताया था एग्जामिनर सोचेगा कि इंपॉर्टेंट वाला तो सब रट लेंगे, वो ऐसी चीज दे देगा जो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं लग रही थी आपको, वो कोई सिंपल सा क्वेश्चन यहाँ पे दे, सब कुछ करके जाइए। सॉलिड सिलेंडर में अंदर का रिजल्ट भी पढ़ा था, बाहर का रिजल्ट भी पढ़ा था, और ग्राफ बनाया। ये ग्राफ, जरा मेरे को एक सिंपल सा क्वेश्चन बताइए, मैंने आप लोगों को ये दिखाना है कि सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन नहीं आएगा। एक सॉलिड सिलेंडर है, सॉलिड सिलेंडर में याद करो हमने अंदर भी मैग्नेटिक फील्ड डिराइव करवाया था उसके, और बाहर भी डिराइव करवाया, ये हमारा ग्राफ। तो मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम कहां पर होगा? एक सॉलिड सिलेंडर है, उसका मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम कहां पर होगा, देखिएगा और चैट बॉक्स में रिप्लाई करिएगा। At what point is the magnetic field of a solid cylinder maximum? A B C D, किस पॉइंट पे? अब सिंपल क्वेश्चन है,
कोई इसमें न्यूमेरिकल कैलकुलेशन कुछ नहीं करना। एक वो आपसे कैसे देगा क्वेश्चन, वो कहेगा फिगर बना देगा आपको कंफ्यूज करने के लिए थोड़ा। वो कहेगा एक ये सॉलिड सिलेंडर है, इसका रेडियस r है और ये I करंट कैरी कर रहा है which is uniformly distributed over its cross section। I करंट कैरी करके ले जा रहा है। अब जब ये I करंट कैरी करके लेके जाएगा तो ये अपने चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू मैक्सिमम कहां पर होगी, सबसे ज्यादा कहां पर होगी, वायर के अंदर, सरफेस पे, या बाहर, या फिर हर जगह सेम होगी, इनसाइड, ऑन द सरफेस, आउटसाइड, या सेम। अगर इस स्टेज पे भी आप नहीं कर पा रहे हो, एटलीस्ट बाकी लोग रिप्लाई तो करो। Sir, can you please repeat? मैं disconnect हो गया। आउटसाइड या सेम एवरीवेयर, वो आपको ग्राफ से लिख जाना चाहिए। थोड़ा सा भी अगर आप देखें बोर्ड पे आंसर लिखा है, ग्राफ है मैग्नेटिक फील्ड का वर्सेस डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। ये सेंटर पॉइंट है, ये सरफेस पॉइंट है और ये बाहर, ग्राफ से ही दिख रहा है। तो ये क्वेश्चन होंगे जहां फॉर्मूले रटे हुए, अगर आपने फॉर्मूला रट भी लिया पर फायदा क्या, फॉर्मूले रट के चले गए, अंदर का फॉर्मूला ये, बाहर का फॉर्मूला ये क्या हुआ, ठीक है ना। तो कॉन्सेप्ट को भी समझिए साथ साथ, सिर्फ ये नहीं कि फॉर्मूला लिस्ट बना दी, कॉन्सेप्ट बताइए। पूछ सकता है, हो सकता है 4 ग्राफ बना के दे दे आपसे, कहीं सही ग्राफ कौन सा हो, ग्राफ पहचान, ठीक है ना। तो बहुत सारी चीजें हैं इस चैप्टर में, पर एक बार अगर सिस्टमैटिक, एक बार अगर आप 2-3 घंटे बैठे हो चैप्टर रिवाइज कर रहे हो, अब देखो 1 घंटे में ऑलमोस्ट पूरा चैप्टर रिवाइज करवा, तुम लोग अगर अपने आप पढ़ने बैठते तो आसानी से इसको रिवाइज कर सकते हो, ठीक है। पॉइंट नंबर 5, 6 और 7 हमारा एम्पियर्स लॉ से डेरिवेशन का, V डॉट dl इज म्यू नॉट। एसर्शन रीजन में भी क्वेश्चन आ सकते हैं इसी टाइप के। वो एसर्शन में दे देगा आपको कि सॉलिड सिलेंडर का मैग्नेटिक फील्ड सरफेस पे मैक्सिमम हो, तो आपको पता होना चाहिए स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। एसर्शन को तो हमेशा चेक करा करो कि वो ट्रू है या फॉल्स है। अगर फॉल्स है तो काम खत्म, सीधा डी ऑप्शन हो गया, और ट्रू है तब फिर रीजन को पढ़ेंगे आगे। चलिए ठीक है, तो फिर अब हमने बायोट सवार्ट पढ़ा इसमें और फिर एम्पियर्स लॉ पढ़ा। अब इसके बाद एक इंपॉर्टेंट टॉपिक था फोर्स बिटवीन 2 वायर। 2 करंट कैरिंग वायर्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं और रिपेल भी करते हैं, डिपेंड करता है कि करंट की डायरेक्शन सेम है या ऑपोजिट। इफ दे आर कैरिंग करंट इन द सेम डायरेक्शन दे विल अट्रैक्ट, अगर ऑपोजिट है तो रिपेल करेंगे। और एफ का फॉर्मूला था म्यू नॉट I1 I2 L by 2 r। इस पे बेस्ड हमने एम्पियर को डिफाइन भी करा। एम्पियर की डेफिनेशन थी और एक कूलम की भी डेफिनेशन मैंने आपको बताई। व्हाट इज 1 एम्पियर, आपको उसकी डेफिनेशन आनी चाहिए। व्हाट इज 1 कूलम, उसकी डेफिनेशन आनी चाहिए। तो ये एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है अपना। नॉट नेसेसरी आपके हाई फाई कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन आए, वो क्वेश्चन आप देखिए अभी जो पेपर हुआ था इससे पिछले वाला, उसमें मैंने फोर्स बिटवीन 2 वायर्स का एक क्वेश्चन दिया था जो 90% बच्चे नहीं कर पाए। देखो फॉर्मूला पता था आपको, सबको पता था, पर फिर भी वो क्वेश्चन आप लोग कर नहीं पाए। ठीक है, मे बी अगली बार उसको डिस्कस कर लेंगे, अभी एक बार चैप्टर रिवाइज कर लें, ठीक है ना। तो कैसे क्वेश्चन में फॉर्मूला अप्लाई करना है, वो लेंथी क्वेश्चन था भी नहीं, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था, पर फॉर्मूला डायरेक्टली फॉर्मूले में डेटा डालना नहीं। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक आता है वो आता है टॉर्क। अगर आपके पास एक करंट कैरिंग लूप मैग्नेटिक फील्ड में रखा होगा तो इसके चारों वायर्स पे फोर्स लगेगा। ये करंट कैरिंग वायर्स है ना, मैग्नेटिक फील्ड इनके ऊपर फोर्स लगाएगा।
इस पे ऊपर लगा था, इस पे नीचे, इस पे आगे, इस पे पीछे। ये तो कोलिनियर थे, कट गए थे, पर ये वाले नॉन कोलिनियर थे, तो कपल प्रोड्यूस करा था उन्होंने। टॉर्क का सर फॉर्मूला ये कॉन्सेप्ट समझ नहीं आया था कि ये नॉन कोलिनियर कैसे हुआ। रिवाइज करो, लेक्चर आपके पास है, आप लोग रिवाइज कर सकते हो। उसमें मैंने पूरा एक लूप लेके आपको समझाया था। ये नॉन कोलिनियर का मतलब क्या है, ये आपका लूप है अगर इस साइड पे पीछे की तरफ लग रहा है फोर्स, और इस वाले पे आगे की तरफ लग रहा है। अब ये देखो, ये दोनों नॉन कोलिनियर, दीज आर टू नॉन कोलिनियर। इसको अगर आप पीछे एक्सटेंड करते हो, इसकी लाइन और उसको पीछे एक्सटेंड करते हो, तो उसकी लाइन मैच नहीं करती। नॉन कोलिनियर का मतलब क्या होता है, जैसे ये है और ये है, अब ये कोलिनियर हो गए क्योंकि ये एक ही लाइन के लॉन्ग। नॉन कोलिनियर ऐसे हो गए, अब ये नॉन कोलिनियर, ये अलग लाइन है, ये अलग। तो इसका वीडियो आपके पास कितना बेनिफिट है, प्रॉपर आप उसका एक्सप्लेनेशन देख सकते हो, वीडियो में कराया है। कोई कहता है मेरे को तो फिर भी नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं, आ जाओ, मना थोड़ा ना करा आप लोगों को, किसी दिन आओ, अपना पूछो डाउट्स आके। आज भी डाउट सेशन रखा हुआ था, 4-5 बच्चे आए थे बस, और कोई नहीं आया। कुछ बच्चे नाम भी लिखवा देते फिर भी नहीं आते। तो आप लोगों को टाइम दे रहा हूं मैं अभी, कि डिफिकल्टीज है तो आके पूछ लीजिए, बाद में फिर टाइम नहीं होगा, लिमिटेड नंबर ऑफ डाउट सेशंस हो रहे हैं, फिर बाद में मत कहना हमें समझ में नहीं आ रहा क्या। जिस वीक का जो चैप्टर है उस वीक उसके डाउट्स के लिए टाइम दिया जा रहा है, आप लोग आकर पूछ सकते हैं। तो टॉर्क का फॉर्मूला आया था, और टॉर्क इस लूप को रोटेट कराता, टॉर्क लगेगा यानी ये लूप रोटेट करेगा। मैग्नेटिक फील्ड में अगर ये रखा होगा तो ये रोटेट कर जाएगा, ठीक है ना। कब तक करेगा, जब तक टॉर्क लगता रहेगा। टॉर्क कब तक लगता रहेगा, जब तक थीटा 0 नहीं हो जाता, until थीटा बिकम 0। और इस फॉर्मूले को हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से कंपेयर करा। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में डायपोल पे टॉर्क का फॉर्मूला था पीई साइन थीटा। तो ये जो टर्म है देखिए, साइन थीटा आ रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है, वो तो आएगा ही। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में इलेक्ट्रिक फील्ड था, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड है। और डायपोल मोमेंट की जगह पी जो था, इट वाज डायपोल मोमेंट, इसकी जगह टर्म आ रही है एन आई, तो इसको हमने नाम दे दिया एम, मैग्नेटिक डायपोल या मैग्नेटिक मोमेंट भी बोलते हैं। तो टॉर्क का फॉर्मूला हो गया एम बी साइन। एम क्या चीज है, एन आई ए, एन आई ए। बिल्कुल मैं एम किसकी तरह होता है, बिल्कुल एरिया वेक्टर की तरह। तो यहां पे देखिए फिर से क्रॉस प्रोडक्ट का फॉर्मूला आ रहा है, एम क्रॉस बी। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट बताना, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। मल्टीपल करेक्ट हो सकते हैं, मान लीजिए आपके पेपर में नहीं आएगा पर मैंने पूछ लिया ऐसा जहां पर मल्टीपल करेक्ट है। कौन कौन से करेक्ट हैं, मोर देन वन करेक्ट हो सकते हैं। सर एसी। हाँ, बहुत आसान Sir, क्वेश्चन। AC. ये टॉर्क एम के परपेंडिकुलर होगा और टॉर्क मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होगा। एम और बी जरूरी नहीं है आपस में परपेंडिकुलर। क्रॉस प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी अगर एक जगह सीख ली तो 10 जगह उसको अप्लाई कर सकते हैं। और टॉर्क में ध्यान रखना, इस पे क्वेश्चंस काफी अच्छे क्वेश्चन बुक में दे रखे हैं, उनको ट्राई करो, नहीं होते हैं तो पूछा करो। ऑनलाइन ऑफलाइन आपको दोनों टाइम देंगे इस वीक अपने डाउट्स के। यहाँ एंगल का काफी कंसर्न रहता है बच्चों को। आपकी बुक में एक हायर लेवल क्वेश्चन है इस चैप्टर पे, जहां पे अलग अलग फिगर्स बनी हुई हैं, वो इसी थीटा के कॉन्सेप्ट पर भी, ठीक है। और लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का है, इसी से रिलेटेड हर टॉपिक जो अगला आता है ना, वो पिछले वाले से हो सकता है रिलेटेड होता हो। अब इसी से रिलेटेड अगला टॉपिक है लास्ट, हाइड्रोजन एटम को भी एक हम करंट कैरिंग लूप की तरह मान रहे हैं। हाइड्रोजन एटम इज बीइंग कंसिडर्ड एज अ करंट कैरिंग लूप।
हाइड्रोजन एटम में भी तो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है। सर एमसीजी तो रह गया। अभी इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, इसी से पहले रिलेट कर रहे हैं ना, एक एम टर्म आई है। तो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, इलेक्ट्रॉन के रिवॉल्व करने से करंट प्रोड्यूस होता है। आपके घर में जो वायर्स हैं, वायर्स में इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है, उसी को तो हम करंट बोलते हैं। तो एम फॉर्मूला क्या था, NiA। हाइड्रोजन एटम के लिए आप ये फॉर्मूला लगाओ। हालांकि ये फॉर्मूला था तो एक करंट कैरिंग लूप के लिए, करंट कैरिंग लूप का आपने मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट निकाला था, नंबर ऑफ टर्न्स इनटू करंट इनटू एरिया। और सेम कॉन्सेप्ट आप लगा सकते हैं हाइड्रोजन एटम पे। हाइड्रोजन एटम को भी एक छोटे से करंट कैरिंग लूप की तरह माना जाता है। तो यहां इसका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट हमने कैलकुलेट करा था, EH/4πm, जिसको बोलते थे बोहर मैग्नेटॉन। और वैल्यू भी याद करके जाइएगा, एमसीक्यू में हो सकता है वैल्यू दे दे, व्हाट इज 1 बोहर मैग्नेटॉन। किसी को याद है क्या वैल्यू है? 9.27 -24। Yes sir. हाँ सर। फिर क्या है? एम्पियर मीटर स्क्वायर। यहीं से याद करते हैं, करंट का यूनिट एम्पियर और एरिया का यूनिट मीटर स्क्वायर, एम्पियर मीटर स्क्वायर। एक छोटी सी चीज जो बच्चे कई बार भूल जाते हैं या सोचते हैं वो इंपॉर्टेंट नहीं है, पूछेगा नहीं, यहीं पे एक टर्म थी गायरोमैग्नेटिक रेशियो। कितनी होती है जरा बताना हाइड्रोजन एटम के लिए गायरोमैग्नेटिक रेशियो? अब नहीं पता, ये पता था, ये नहीं पता। सर 8.8 ×10⁻10 कूलम पर। क्या होता है, व्हाट इज गायरोमैग्नेटिक रेशियो? क्या चीज है, किसी को समझाना है आपने, कोई आपका दोस्त पूछे गायरोमैग्नेटिक रेशियो है क्या, फॉर्मूला नहीं पर आया कैसे ये? सर रेशियो है सर डाइपोल मोमेंट और एंगुलर मोमेंटम का। हाँ, इट इज द रेशियो ऑफ द मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट टू द एंगुलर मोमेंट। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट जो है इसका, और डिवाइडेड बाय द एंगुलर मोमेंटम। बुक में दे रखा है, इसको पढ़ो, ये मत सोचो कि जो चीज इंपॉर्टेंट है वही आएगी। गायरोमैग्नेटिक रेशियो पूछ लेगा एग्जामिनर, जानबूझ के ये चीज दे देगा जो आपने छोड़ दी, चलिए तो पूछेगा ही। तो दोनों याद करो, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट m और गायरोमैग्नेटिक रेशियो इज द रेशियो ऑफ द मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट एंड द एंगुलर मोमेंट। बुक में सब कुछ दे रखा है, क्लियर? ठीक है ना, ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है क्योंकि यही हमें चैप्टर 5 से रिलेट करेगा। चैप्टर 5 में हम एटम्स को मैग्नेट की तरह ट्रीट करेंगे। कोई कहता है एटम को मैग्नेट की तरह कैसे ट्रीट कर सकते हैं, क्योंकि एटम में भी तो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, इलेक्ट्रॉन घूम रहा है यानी करंट कैरिंग वायर। तो हाइड्रोजन एटम को भी आप एक करंट कैरिंग वायर की तरह मान सकते हैं। इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है यानी ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है, और करंट कैरिंग वायर यानी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। तो हाइड्रोजन एटम विल आल्सो प्रोड्यूस अ मैग्नेटिक फील्ड। छोटा सा मैग्नेट बन गया ना, हाइड्रोजन एटम इज लाइक अ स्मॉल मैग्नेट। हाइड्रोजन एटम कैन बी कंसिडर्ड एज अ स्मॉल मैग्नेटिक डाइपोल। आप मान सकते हैं एक छोटा सा डाइपोल है। ठीक है, तो अगला चैप्टर हमारा पूरा इसी से रिलेटेड होता है। ठीक है, तो इसके अलावा इस चैप्टर में लास्ट एक डिवाइस है। डिवाइस पे आपके केस स्टडी क्वेश्चंस आ सकते हैं, जैसे मैंने आपको ट्रांसफार्मर, एसी जनरेटर बताया था, ऐसे ही इस चैप्टर में वैसे 2 डिवाइसेस हैं। एक डिवाइस है आपके इसमें साइक्लोट्रॉन, पर वो सिलेबस में से हट चुकी है। आप अपने इंफॉर्मेशन के लिए पढ़ना चाहें तो उसको पढ़ सकते हैं। और एक डिवाइस और है मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, MCG। ये मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर जो है ये टॉर्क के कॉन्सेप्ट पर, और इसमें भी हमारे जो केस स्टडी है वो आ सकती है किसी डिवाइस पर भी। तो ये जो डिवाइसेस हैं इसको जरा अच्छी तरीके से कर, और इसका एक्चुअल व्यू मैंने आपको एक वीडियो में दिखाया था, एक्चुअल एमसीजी खोल के उसके कंपोनेंट्स दिखाए थे मैंने आपको, उसको एक बार रिवाइज करो।
जिससे कि याद हो जाए आपको कि क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं। इसमें करंट IS का फॉर्मूला, VS का फॉर्मूला, क्या बढ़ाने पे क्या बढ़ेगा क्या नहीं बढ़ेगा वो याद करना है, ठीक है ना। रेडियल मैग्नेटिक फील्ड और कैसे इसको कन्वर्ट करते हैं एमीटर में और वोल्ट। एमीटर में कन्वर्ट करने के लिए इसमें शंट लगता है और वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करने के लिए इसमें सीरीज रेजिस्टर लगता है। तो बहुत सारे टॉपिक्स हैं इस चैप्टर में। हमारा ये चैप्टर सबसे बड़ा चैप्टर है। सिर्फ फॉर्मूले, सिर्फ टॉपिक्स बताते बताते 1 घंटा लग जाता है। तो जब आप रिवाइज करेंगे, ये सारी चीजें अच्छी तरीके से आपने वीडियो में से देखनी है। अगर नहीं समझ में आती, अलग से टाइम लेके उसको समझना है, पर अच्छी तरीके से याद जरूर करिए। इनको बनाइए पूरा, A4 शीट्स ले लीजिए, इंपॉर्टेंट चीजें लिखते चले जाइए। जैसे कि ये MCG है, अब इसका कंस्ट्रक्शन वर्किंग मत लिखो, पर हाँ जो फॉर्मूले आ रहे हैं वो तो लिखो, डायग्राम बना लो, रेडियल फील्ड का फायदा क्या है वो लिख लो। तो एटलीस्ट थोड़ा एफर्ट करोगे, एक बार अभी बनाओगे, फिर थोड़े टाइम बाद दोबारा उसकी समरी लिखोगे ना, तब याद होगा, ठीक है। तो इस वीक हमारे जो चैप्टर्स हैं रिवीजन के, दे आर चैप्टर नंबर 3 एंड चैप्टर नंबर 4।